आज हम बात करेंगे तुर्की और चाइना की बिजनेस और ट्रेड पार्टनरशिप पिछले कुछ अरसे से बड़ी तेजी से बढ़ी है। आपके लिए ये बेहतरीन मौका क्यों है और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। सऊदी अरब और दुबई में रहने वाले भाइयों के लिए क्या मौका है, वो किस तरह से तुर्की और आज़रबाईजान में अपने बिजनेस को बड़ी तेजी से फैला सकते हैं। अगर आप इस वक्त तुर्की और आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस क्यों है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की और चाइना की बिजनेस और ट्रेड पार्टनरशिप पिछले कुछ अरसे से बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। इससे हमारे भाई कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी 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 कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। जैसे हम देखते हैं कि दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड हो रही है, और जो कल तक सुपर पावर्स थे वो आज सुपर पावर नहीं रहे। और इसीलिए पिछले 3 4 5 सालों से आप देख रहे हैं कि दुनिया रीशेप हो रही है। जो इत्तेहादी थे वो बदल रहे हैं अपने इत्तेहादी, और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो रहे हैं, या कम से कम जो है साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप कुछ अर्सा पहले 10 साल पहले की सूरत हाल देखते हैं तो टर्की जो है वो अपना ज़्यादातर बिजनेस, उसका फोकस जो था वो यूरोप के साथ था, या अपने ही हमसाया ममालिक के साथ कम वॉल्यूम में बिजनेस कर रहा था। तो यूरोप को क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी प्रोडक्ट्स से सप्लाई करता था, लेकिन टर्की ने एक तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया पिछले 10 15 सालों में बड़ी तेज़ी से, और साथ ही साथ यूरोप से डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए उसने अपना अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर और सेंट्रल एशिया में अपने जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको एक्सपैंड किया और नए ट्रेड पार्टनर ढूंढे। आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में काज़ाकिस्तान है, और उसके साथ साथ रशिया आ जाता है, और उसके साथ उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिस्तान है। इन सारे ममालिक के बाद फिर आगे चाइना आ जाता है। तो टर्की ने रशिया को, काज़ाकिस्तान को और इस सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जो है वो नियरली इस वक्त अगर आप कहें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ट्रेड है वो वाया टर्की और टर्की से हो रही है इन सारी स्टेट्स की, और ये मेजर ट्रेड पार्टनर इन सब स्टेट्स का जो है वो टर्की है। उसके बाद अगर आप चले जाते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका के अंदर इजिप्ट से लेकर आप अगर जाते हैं लीबिया है, अल्जीरिया है, अलजायर आ जाता है, मोरक्को है, और फिर आगे साउथ अफ्रीका तक, सूडान तक आप देखते हैं टर्की ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप मिडल ईस्ट में आ जाते हैं, तो अगर आप दुबई में रह रहे हों या सऊदी अरब में रह रहे हों, बहरीन में हो, कतर में हो, या आप ओमान में हो, तो आप देखेंगे कि टर्की से बना हुआ केचप आप यूज़ कर रहे हैं, टर्की से बनी हुई जो डिफरेंट ब्रॉयलर चिकन की प्रोडक्ट्स हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा फूड आइटम्स हैं, टेक्सटाइल है, होम मेड जो होम अप्लाइंसेस आ जाते हैं, कारपेट्स आ जाते हैं, यानी टर्की की डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्की ने सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका, इन तीनों को फोकस करके अपनी ट्रेड को पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अपना रिलेशनशिप जो ट्रेड का है उसको बढ़ा रहा है, बिजनेस बढ़ा रहा है, यानी यूरोप से अपनी डिपेंडेंस कम कर रहा है। इसी स्ट्रेटजी के तहत पिछले कुछ सालों से, तकरीबन आप कह सकते हैं 6 से 7 साल हो गए हैं, कि चाइना ने जब से BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, जो पुराना सिल्क रूट था, चाइना का सूबा है जिसे हम उरूमची कहते हैं, उरूमची से आलमाते, आलमाते से आक्ताओ, आक्ताओ से आगे जो है कैस्पियन सी के इस तरफ बाकू आ जाता है, और बाकू से तिबलिसी, तिबलिसी से कार्स, और कार्स से इस्तांबुल, और इस्तांबुल से आगे यूरोप। ये एक पूरा जो था ना, एक पुराना सिल्क रोड इसे कहा जाता है। इसी पर उन्होंने ट्रेन का प्रोजेक्ट बनाया, और बाकू तिबलिसी कार्स के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट पिछले
3 सालों में मुकम्मल हुआ। 3 से 4 साल इस प्रोजेक्ट को लगे और फिर तकरीबन 1.5 साल से ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है और इस पे जो है कार्गो जा रही है और आ रही है। और इस वक्त भी जो है टर्की से बहुत सी चीज़ें चाइना जा रही हैं और चाइना से बहुत सी चीज़ें टर्की और टर्की से होते हुए आगे यूरोप तक जा रही हैं। जो $1 बिलियन की ट्रेड थी 10, 15 या 20 साल पहले, वो अब $22 बिलियन आज के दिन $22 बिलियन तक पहुंच चुकी है और आगे ये 100 से 200 बिलियन तक एक्सपैंड होने का चांसेस है। टर्की की टोटल एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन $180 अरब है इस वक्त, जिसको वो बढ़ाकर 200 से 300 और फिर आगे $400 अरब तक लेके जाना चाहता है। वो 2023 तक अपना जो ओवरऑल जीडीपी है उसको डबल करना चाहता है, जो इस वक्त जीडीपी आने वाले 3 सालों में डबल करना चाहता है। जिसलिए चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और बड़े ट्रेडिंग पार्टनर जिनमें रशिया आ जाता है, इन सब के साथ वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है और साथ ही साथ रोड प्रोजेक्ट्स हैं और रेल प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से कंप्लीट किए जा रहे हैं और ऑपरेशनल किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है और इसी तरह से इंडस्ट्री को और इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। ये जो उनका एक समझ लें कि एक प्लान है, ड्रीम है, ये जो सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा बिजनेसमैन को हो रहा है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को हो रहा है, ट्रेडर को हो रहा है और इन्वेस्टर को हो रहा है। आपके पास ये 2 साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आप इस रीजन में काम करते हैं। आज़रबाईजान में, टर्की में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिज़नेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका एज ए बिजनेसमैन कामयाब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स वो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी, ज़्यादा मुनाफा देगी। जब हम बात करते हैं चाइना के साथ, तो चाइना के साथ ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाया गया। पहले जो था यूरोप, आपको पता है कि वो अमेरिका का इत्तेहादी है और पूरी दुनिया में अब ये है कि अमेरिका और चाइना का एक ऑपोजिट ब्लॉक है। और चाइना के ब्लॉक में आप समझें जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, ये एक ब्लॉक में आ रहे हैं। तो इसी तरह से टर्की है, ईरान है और उसके साथ साथ आप मलेशिया, ये सारे और कतर मिलकर एक ब्लॉक में आ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इसी तरह से टर्की और ये सारा आपस में इनका ये जो रेल और रोड का प्रोजेक्ट्स है, अब इसी तरह इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक ट्रेन वो ऑपरेशनल हो रही है। इसी तरह ये 1.5 साल पहले ऑपरेशनल हो चुकी है जैसे मैंने आपको बताया। तो इस पर 17,000 के करीब कंटेनर जो है आ चुके हैं। अगर हम इसकी डिटेल्स देखें तो ये टोटल जो इस रूट की लेंथ है वो 8,693 किलोमीटर है। 8,693 किलोमीटर में से टोटल आप ये 5 मुल्कों में से गुजरती है, जिसमें जॉर्जिया, आज़रबाईजान है, उसके अलावा फिर आगे आ जाता है काज़ाकिस्तान है, चाइना है और इस तरह से होते हुए समंदर है, कैस्पियन सी है। 2 सीज़ यानी 2 समंदर, जिसमें ब्लैक सी आ जाता है और कैस्पियन सी आ जाता है। और 5 कंट्रीज हैं जिनमें से ये जॉर्जिया, आज़रबाईजान, कैस्पियन सी, काज़ाकिस्तान और चाइना आ गया। टर्की भी इसमें 5 ममालिक पे जो है वो बेस करती इसमें से 2,300 किलोमीटर ये टर्की के अंदर ट्रैवल करती है और 220 किलोमीटर जॉर्जिया में और 430 किलोमीटर 430 किलोमीटर जो है वो आज़रबाईजान में। और कैस्पियन सी जो है तकरीबन 420 किलोमीटर का कैस्पियन सी है। और काज़ाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लेंथ है इसकी, 3,200 किलोमीटर काज़ाकिस्तान में है और चाइना में 2,100 किलोमीटर। टोटल अगर हम देखते हैं तो 8,693 किलोमीटर बनता है, जो 11 से 12 दिन में, यानी कि 12 दिन में मैक्सिमम इस्तांबुल में प्रोडक्ट्स चाइना से पहुंच जाती है। ठीक हो गया। बाकू तबिलिसी कार्स जो है इसका प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है और यहाँ पर जो है ये समझ लें, बाकी तो ऑलरेडी काज़ाकिस्तान में भी ट्रेन नेटवर्क था, चाइना में भी था, टर्की में भी था, लेकिन ये बीच में तकरीबन आप समझ सकते हैं ये कितना बन जाता है, 220 एक और 430 आज़रबाईजान का और टर्की का मिला लें
तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर का जो ये हिस्सा था ये इसमें शामिल किया गया। और ये काफ़ी पहाड़ी इलाके के अंदर और बहुत ही ज़्यादा दुशवार गुज़ार, जिसमें बहुत ज़्यादा टनल्स हैं और बहुत ज़्यादा ब्रिजेज़ हैं, यानी कि ये सादा नहीं था, पहाड़ों के अंदर था ये सारा। तो ये 700-800 किलोमीटर का जो इलाका था बहुत दुशवार गुज़ार था, जिसको पिछले 3-4 सालों में मुकम्मल किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा टनल्स हैं, ब्रिजेज़ हैं और बहुत सारा ये इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी। आप आएंगे देखेंगे। और इस पे अभी तो ये कार्गो के लिए ऑपरेशनल है, लेकिन आने वाले 1-2 सालों में ये हो सकता है 2021 में ये इसको टूरिस्ट के लिए और साथ ही साथ पैसेंजर्स के लिए भी ऑपरेशनल कर दिया जाए। और उससे फिर ये होगा कि आप जो इन इन कंट्रीज़ में जो टूरिज़्म है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। टर्की से आप आएंगे वाया ट्रेन जॉर्जिया, फिर आज़रबाईजान और आगे आप जाते हैं काज़ाकिस्तान, उस तरह चाइना, और आप पाकिस्तान वाया ट्रेन। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान से, जैसे पाकिस्तान से लाहौर से आप कोयटा आते हैं, कोयटा से फिर जहदान है ईरान, और जहदान से तेहरान, और तेहरान से इसी तरह बाकू। तो ये जो हिस्सा बीच में बाकू के लिए थोड़ा सा है, ये तकरीबन 600-700 किलोमीटर का इलाका है। ये भी जो है ये प्रोजेक्ट प्लान हो चुका है, इस पे भी काम शुरू है। तो ये मुकम्मल होने के बाद 2021 या 22 में मैक्सिमम आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ट्रेन में बैठकर बाकू आ जाएंगे, और इसी तरह से आप इस्तांबुल भी जा रहे होंगे वाया ट्रेन। वाया बसेस तो आज भी आ रहे हैं, लेकिन वाया ट्रेन जो है ये सफ़र बहुत आरामदेह और पुरस्कून हो जाएगा, जिसमें कार्गो ट्रेन भी होगी और पैसेंजर ट्रेन भी होगी। अब आप देखते हैं कि जब 2022 में ये सब कुछ ऑपरेशनल हो जाएगा तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर और बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। तो जब उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर आपने आज इन्वेस्ट किया होगा तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा मुनाफे के साथ अपने जो बिज़नेस को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि आज गोल्डन चांस है आपके पास, कि अगर आप आज आज़रबाईजान में, टर्की में प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले 2 सालों में ये 200, 300, 400 गुना तक बढ़ सकता है। टुडे इज़ द राइट टाइम एंड गोल्डन चांस है। बहुत से लोगों को अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं है। जब इंसान को पता नहीं होता, और बहुत से लोग जो है जब उनको पता चलता है उस वक्त तक बहुत से इन्वेस्टर फ़ायदा उठा चुके होते हैं। तो ये अभी अनटैप्ड है, अनसैचुरेशन है, कंपटीशन बहुत कम है। यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टर है, जो भी लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, वो ज़्यादातर यूरोप से हैं, यूके से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, या फिर रशिया से हैं और टर्की से हैं। जो बड़े इन्वेस्टर टर्की के हैं, रशिया के हैं, यूरोप के हैं, यूके, नीदरलैंड और इस तरह से जर्मनी और फ्रांस और इटली के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो जो है पैसा लगा के इस वक्त अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम जो लोग हैं, हम ज़्यादातर मसलन दुबई या सऊदी अरब में जो रहने वाले भाई हैं, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2 या 3 सालों में आपको वो मुल्क छोड़ना पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप ना तो अमेरिका जा सकते हैं, ना यूरोप जा सकते हैं, ना ही आप जो है यूके जा सकते हैं, क्योंकि एक आपको बड़ा कैपिटल चाहिए और दूसरा आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहें आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस जो है इस वक्त टर्की या आज़रबाईजान हो सकता है, जहाँ पर कम पैसे के साथ आप अपना बिजनेस अल्टरनेटिव जो है अपना सेकंड प्लेस फॉर बिजनेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा और आपका आना जाना भी, कल को आप वाया ट्रेन भी आ जा सकते हैं, बाय एयर भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो है शुरू हो रही हैं, तो वो बड़ी आसानी हो जाएगी, सस्ती फ़्लाइट है। यानी ईरान बीच में आता है, ईरान के उस तरफ जो है पाकिस्तान है और इधर आज़रबाईजान है या टर्की है। तो इस तरह से फ़्लाइटों का जो है वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट से सस्ती हो जाएंगी। बिकॉस एयरलाइन भी जो है पाकिस्तान से शुरू कर देती है ऑपरेशन, और इस तरह से ये अजाल एयरलाइन भी, और कल को वाया ट्रेन भी आ जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बिजनेस और ट्रैवल जो होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत से लोग डेफिनेटली हज़ारों की तादाद में तब आएंगे, लेकिन अगर आप आज डिसीजन लेते हैं और आज आप इन्वेस्टमेंट या बिजनेस शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये ओवरऑल सिनारियो हमने आपके साथ डिस्कस किया, आपको सारी सूरत हाल बताई, कोशिश की जो हमें पता है आपके साथ शेयर करें। आप भी इस पर रिसर्च करें, और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह सर। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन से सेक्टर्स हैं
जिनमें चाइना तुर्की में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसी तरह तुर्की के कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें तुर्की चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? जी बिल्कुल। अब देखें, चाइना में जो है टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, या टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ज़्यादा है। जी सर। तो चाइना अपनी जो टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे ओप्पो है, अभी रिसेंटली चाइना ने वहाँ पर 2 फैक्ट्री लगाई, एक इस्तांबुल में और एक कोजाइली के अंदर। जी सर। 2 फैक्ट्री चाइना ने ऑपरेशनल की हैं, और इसके साथ सैमसंग ने भी अपने जो है 2 यूनिट लगाए हैं, टर्की में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो चाइना जो है ये अपने मोबाइल फ़ोन टर्की में मैन्युफैक्चर करके आगे यूरोप को और इस पूरी रीजन को एक्सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सही हो गया तो सर। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो चाइना जो है शिफ्ट कर रहा है टर्की में। और इसी तरह से टर्की जो है वो अपनी फूड आइटम्स जो है या प्रोसेस फूड जो है वो चाइना को सप्लाई कर रहा है। तो मोस्टली जो है टर्की की फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो बिजनेस सालाना करते हैं इससे। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही। इसी तरह से वो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी फूड इंडस्ट्री और इस तरह फूड रिलेटेड आइटम्स, और चाइना जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम, और दोनों मुल्कों में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो ये इस तरह से ट्रेड हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस सूरत हाल में हमारे जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन भाई हैं उनके लिए क्या स्कोप है और क्या पोटेंशियल है? देखिए, बहुत से बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं पिछले 4-5 साल से। और इस वक्त भी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। बिजनेस सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स है। तो इस सारे में जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। यूरोप से है, यूके है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, रशिया है, टर्की की कंपनी, चाइना की कंपनीज काम कर रही हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई, क्योंकि हमारा जो फोकस है यानी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन का या बिजनेस कम्युनिटी का जो फोकस है वो है मिडल ईस्ट या फिर यूरोप। यूरोप में भी अगर हम लें तो स्पेसिफिकली यूके को लेते हैं, टारगेट करते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो जर्मनी या स्वीडन को टारगेट करते हैं, और कुछ इटली को करते हैं। ऐसा ही है तो सर। 3 से 4 27 मुल्क हैं यूरोप के, उन 27 में से हमारा टारगेट जर्मनी, स्वीडन और इटली, या कुछ का स्पेन, यानी मैक्सिमम अगर होता है तो 4 मुल्क हैं ऐसा ही है सर। जिनको, और नीदरलैंड 5वां कर लें तो उसके अलावा 27 में से ये 5 हो गए बड़े। और फिर आगे यूके टारगेट होता है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट जंप होता है कनाडा और अमेरिका पर। मिडल ईस्ट में भी अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा फोकस दुबई पर या सऊदी अरब पर होता है, बाकियों के साथ काम होता है। ऐसा ही है सर। तो इस वजह से ये जो 8-10 मुल्कों के अलावा हमारे बिजनेसमैन को दुनिया के 220 ममालिक में से बाकी मुल्क नज़र नहीं आते, या वो बाकी मुल्कों पे रिसर्च नहीं करते, क्योंकि उस पर जब आप रिसर्च करोगे तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और याद रखो कि सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाता है जो चीज़ को इन्वेंट करता है। जी सर, बिल्कुल। इन्वेंट करने वाला, मसलन जिसने सबसे पहले विंडो बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया वो, या जिसने व्हाट्सअप बनाया वो मिलियनर हो गया, या जिसने फेसबुक बनाया एक नया एप्लीकेशन लेकर आया वो मिलियनर हो गया, बिलियनर हो गया। तो इस तरह से जब अभी इन मार्केट्स में आज़रबाईजान है, रशिया है, काज़ाकिस्तान है, ये मार्केट में अनसैचुरेशन है। यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, ट्रेड के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। तो जो बिजनेसमैन इस वक्त यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, और अपने लिए रास्ता मुश्किल है, आसान नहीं है। जी सर। लेकिन मुश्किलात से अगर आज आप फेस करोगे, अपना टाइम, एफर्ट और पैसा लगाओगे, तो आने वाले वक्त में कमाई होगी। यहाँ पर कंपटीशन कम है, यहाँ पर इंडियन बहुत कम है, मतलब आज़रबाईजान है, टर्की है, इसी तरह से काज़ाकिस्तान, रशिया में थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन इस सेक्टर में अगर आप देखते हैं कंपटीशन ओवरऑल आपका दुबई या दूसरे ममालिक की निस्बत यहाँ पे कम है। फिर ये है कि प्रॉफिट मार्जिन अगर दुबई में 10%, 15% या 20% है, तो पूरे रशियन स्टेट्स में प्रॉफिट मार्जिन जो है 30, 40, 50 और सम टाइम 60% तक प्रॉफिट मार्जिन चला जाता है। होलसेल के अंदर बात कर रहा हूँ। होलसेल में मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन जो है 30 से लेकर 70 तक सम टाइम चला जाता है, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पर, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उस हिसाब से। प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर्स हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, और उसके अलावा ट्रेड के हवाले से लॉजिस्टिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
लेकिन जो बिजनेसमैन है वो हमेशा प्रॉब्लम से लड़ना जानता है, उनको फेस करना जानता है, उसको ट्रेनिंग ही इस चीज़ की होती है और वो नामुनासिब हालात में भी अपना बिजनेस कंटिन्यू रखता है। जैसे आपने देखा कि एलॉन मस्क जो है वो तकरीबन इस पूरे साल में सारी दुनिया डूबी, लेकिन उसने तकरीबन 100 बिलियन डॉलर जो है वो कमा लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर यानी कि उसने कमा लिए। अमेजोन ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए। यानी कि बहुत से लोग तो अपना बिजनेस लूज कर चुके, बैंकरप्ट हो गए, लेकिन बहुत से लोगों ने अरबों डॉलर कमा लिए। फ़र्क ये था कि उन्होंने पहले से, जिसको रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है, इमरजेंसी जो प्लानिंग होती है, वो प्लान करके रखा हुआ होता है कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल क्रिएट होती है तो हमने किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज करना है। आप अपने बिजनेस की इमरजेंसी प्लानिंग क्या करते हैं कि अगर आपका बिजनेस आपको बंद करना पड़ जाता है, या अगर आप किसी बाहर किसी मुल्क में, मसलन सऊदी अरब या दुबई में है, आप पे पाबंदी लगा दी जाती है कि ठीक है जी, हम आपको अब वापस एंटर नहीं होने दे रहे, आपको आपका कफील जो है वो टेक ओवर कर लेता है। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हालात जिस तरह से तेज़ी से बदल रहे हैं, तो पाकिस्तानियों जो है उनको समझ लें कि सख्त निगरानी में लिया जा रहा है। उनके बिजनेसेस हैं, उनके साथ जो रवैया किया जा रहा है, वर्कर्स के साथ जो रवैया किया जा रहा है, बिजनेसेस जो हैं वो ख़तरे में पड़ गए, आपके जो ताल्लुकात हैं वो रिस्क में आ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती हैं और इस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो आप पाकिस्तान वापस जाएं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जहाँ पर आप और आपका बिजनेस दोनों सिक्योर हों। तो हम हमारे ख्याल में आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है आज़रबाईजान और टर्की। दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। कम पैसे के साथ आप एक अपनी सेकंड बिजनेस प्लेस शुरू कर सकते हैं और स्लोली स्लोली 1-2 सालों में अपना बिजनेस टोटली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो हम आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी आप रिसर्च करें मार्केट में, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। यू वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप तुर्की और चाइना के बिजनेस पोटेंशियल के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान से आज़रबाईजान और तुर्की ट्रैवल और ट्रेड 2021 से 2022 तक वाया ट्रेन होगी। हमारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।